देखो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में हमने किडनी और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया था और किडनी के स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमने शुरू भी किया था कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में हमने बोला था इसमें एक्चुअली टोटल तीनों प्रोसेस चलता है तब जाके यूरिन फॉर्मेशन होता है। 1 2 3। फर्स्ट होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इससे क्या होता है टोटल एक ये अब बाहु के बारे में बात नहीं की है। अब किसी ने इलेक्ट्रॉन किसी ने छोड़ के आगे चला गया है तो ये कोई दिक्कत नहीं, इनके हिसाब से गलत नहीं है। ये सिर्फ बोलता है भैया ब्लड फिल्ट्रेट होने के लिए आते हैं, उसमें से 125 ml पर मिनट में ब्लड क्या होते हैं फिल्ट्रेशन होता है। ये मैंने कल कहा था टोटल 1 मिनट में कितना ब्लड आते हैं 1100 to 1200 ml फिल्ट्रेशन होने के लिए, उसमें से फिल्ट्रेट कितना होके जाते हैं 125 ml फिल्ट्रेट होके जाते हैं। किससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से। उसका डिटेल हम बताएंगे कैसे फिल्ट्रेशन होता है। और होगा रीएब्जॉर्प्शन का जरूरत भी है प्लस चाहिए सिक्रेशन का भी। चलो नेक्स्ट जो हमने शुरू किया था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वो फिर से हम शुरू करते हैं। हो गया देखो, चलो देखो हमने कल शुरू किया था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सुनो ध्यान से, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होते हैं देखो, छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट मैंने बोला था। अब देखो फिल्ट्रेशन होने के लिए ब्लड तो जितना आते हैं उसमें से कुछ पार्ट ऑफ फिल्ट्रेट होके जाते हैं, लेकिन उसको कितना लेयर को क्रॉस करना पड़ता है फिल्ट्रेशन होने के लिए वो हमें याद रखना है। टोटल 3 layers are needed for फिल्ट्रेशन होने के लिए टोटल 3 लेयर क्रॉस करना पड़ता है। क्वेश्चन में आएगा क्या है वो तीनों लेयर। फर्स्ट क्रॉस करना पड़ता है कैपिलरी का ही, और जो एफरेन आर्टेरियोल उसके अंदर घुसता है उसी का ही पार्ट, जिस मतलब एफरेन आर्टेरियोल मतलब हम यहाँ पे समझ सकते हैं रेनल आर्टरी, उसका जो पार्ट अंदर घुसता है वो कैपिलरी है, मतलब ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस मतलब क्या बोला था मैंने कैपिलरी। ब्लड का जो कैपिलरी है बाउमेन कैप्सूल के अंदर उसी को कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो उस ग्लोमेरुलस का जो ब्लड वेसल है उसी का ही एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी। सेकेंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। थर्ड क्रॉस करना पड़ता है किसको, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद क्रॉस करना पड़ता है एपिथेलियल लेयर ऑफ दी किसका, ऑफ दी बाउमेन कैप्सूल के एपिथेलियल लेयर को भी क्रॉस करना पड़ेगा। तो हम एक डायग्राम देखेंगे ऑब्वियसली। देखो अगर ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का ये कौन सा पार्ट था बाउमेन कैप्सूल के बाद ये होते हैं पीसीटी, उसके बाद ऐसे हेनली लूप, उसके बाद ऐसे हेनली लूप का मोटा पार्ट छोटा पार्ट मतलब पतला, देन डीसीटी। ये होते हैं एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। मैंने बोला था कलेक्टिंग डक्ट जो है नॉट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है कलेक्टिंग डक्ट। अब ये जो बाउमेन कैप्सूल है, इस कैप्सूल में रेनल आर्टरी ऐसे घुसता है, ऐसे कैपिलरी बनाते फिर ऐसे बाहर निकल जाते हैं। ऐसे कौन आके घुसता है, जो आते हैं उसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल, और जो बाहर चले जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इफरेंट आर्टेरियोल, है ना। अब यहां देखो कैपिलरी का कुछ पार्ट, इस जगह में कैपिलरी का कुछ पार्ट है। ये कैपिलरी को हम
क्या बोल सकते हैं? ग्लोमेरुलस बोल सकते हैं, क्योंकि बाउमन कैप्सूल के अंदर जो कैपिलरीज बनते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको ग्लोमेरुलस बोला जाता है। और अगर हम इस बाउमन कैप्सूल के देखें तो इस बाउमन कैप्सूल के इस साइड में एपिथेलियल टिश्यू का लेयर पड़े होते हैं, उसमें एक स्पेशल सेल है जिसका नाम है पोडोसाइट, जिसका नाम है पोडोसाइट। तो यहां पे कितना लेयर को क्रॉस करना पड़ा? एक कैपिलरी ग्लोमेरुलस का, दूसरा इस जगह में बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, अभी एक डायग्राम बनाएंगे, और तीसरा ग्लोमेरुलस का जो बाउमन कैप्सूल है उसका जो एक लाइनिंग है जिसमें प्रेजेंट होते हैं पोडोसाइट सेल, जो है वन टाइप ऑफ एपिथेलियल। ये डायग्राम अभी लार्ज करके बनाएंगे। अब देखो फिल्ट्रेशन कहाँ आते हैं? फिल्ट्रेशन कहाँ आते हैं? ब्लड के थ्रू यहाँ पे फिल्ट्रेशन आया है ना, यहां जितना ब्लड आ रहा है उसका फिल्ट्रेशन हो रहा है किसके थ्रू? किसके थ्रू हो रहा है? पोडोसाइट सेल के थ्रू हो रहा है। पोडोसाइट सेल यहाँ पे क्या किसमें हेल्प करेगा? ऐसे जितना भी फिल्ट्रेशन होना है सब फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा। फिल्ट्रेशन होने के बाद ब्लड से बहुत सारी चीजें यहाँ आ जाते हैं, जितना फिल्ट्रेट होके ब्लड से आते हैं उस लिक्विड को कहा जाता है फिल्ट्रेट। ठीक है, ये जो फिल्ट्रेशन यहां से यहां, यूरिया क्या क्या होते हैं फिल्ट्रेट में? मेन तो होगा यूरिया, इसमें बहुत सारे आयन होते हैं, बहुत ढेर सारा वाटर होते हैं, एंड कुछ न्यूट्रिएंट जैसे कि ग्लूकोज होते हैं, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं फिल्ट्रेट में। लार्ज प्रोटीन नहीं होते हैं, नो लार्ज प्रोटीन, कोई लार्ज प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, तो यहां से जब भी यहां क्रॉस करेगा तो इसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। समझ में आया? तो यहां जो क्रॉस कर रहा है वो कैसे क्रॉस कर रहा है वो हमें समझना है, ध्यान से देखो। चले आगे नेक्स्ट स्लाइड में चले। ठीक है, देखो ये जो पार्ट है सिर्फ ये पार्ट हम बनाएंगे। देखो देखो सोचो, दिस इज द ग्लोमेरुलस का, ग्लोमेरुलस जहां पे रहते हैं बाउमन कैप्सूल। बाउमन कैप्सूल के इस जगह में क्या होगा? एक एपिथेलियल लेयर का, एपिथेलियल सेल का लेयर होगा। ये सब एपिथेलियल सेल ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे, इसका सरफेस एरिया ऐसे होते हैं, इसका सरफेस एरिया ऐसे होते हैं। ये देखो, ये देखो, ये पोडोसाइट सेल है जो मैंने बहुत टिपिकल बनाया था। ये देखो पोडोसाइट सेल, ये एक एक सेल है, ऐसे लाइनिंग होते हैं। ठीक है, ये जो सेल है ये सब सेलों को कहेंगे हम लोग पोडोसाइट। पोडोसाइट सेल क्या है? ये वन टाइप ऑफ मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल है, एक टाइप का एपिथेलियल सेल जो है मॉडिफाइड एपिथेलियल। ओके, अब यहां होगा क्या? ब्लड वेसल का पार्ट। तो हम ब्लड वेसल को मतलब ग्लोमेरुलस का एक एक को देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो ये सोचो कैपिलरी का एक पार्ट है, कैपिलरी का एक पार्ट है। तो इस कैपिलरी के लाइनिंग में मैंने बोला था कैपिलरी बहुत थीन होते हैं, पतला होते हैं कैपिलरी, देन आर्टरी एंड वेन, क्योंकि कैपिलरी को बहुत सारी चीजें उसके आसपास जो सेल है उसको डिफ्यूजन करके उसको देना होता है, तो इसीलिए इसका लाइनिंग जो है वो बहुत पतला होता है। क्योंकि इसको डिफ्यूजन करना है इसीलिए यहाँ मेनली स्क्वामस एपिथेलियम ही होते हैं, लेकिन उसको हम कहते हैं एंडोथेलियम। ये हो जाएगा एंडोथेलियम, एंडोथेलियम। एंडोथेलियम भी क्या है? मॉडिफाइड, मॉडिफाइड नहीं, ये वन टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल है। ओके, एक ही सिंगल लाइनिंग का, याद रखो ये भी सिंगल लाइनिंग, ये भी सिंगल लाइनिंग, एक ही लाइनिंग है इसमें भी। ओके, एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी और ये जो है बाउमन कैप्सूल, बाउमन जो कैप्सूल, इसका जो एक लाइनिंग है पोडोसाइट सेल का, ये दोनों लाइनिंग के बीच में एक स्पेस दिख रहा है, दिस रीजन को कहते हैं हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं इसको हम लोग। अब देखो कैसे यहां पे फिल्ट्रेशन होता है। देखो ब्लड या उसके साथ जितना भी वेस्ट मटेरियल हो या आयन हो, वाटर हो, वो सब लेके कहां पे आए हैं? इस जगह में आए हैं। अब देखो ये निकल के कहां आएगा? यहां पे निकल के आएगा।
है ना, निकल के आएगा। देन मेन फिल्ट्रेशन में कौन हेल्प करेगा, जो पोडोसाइट सेल है। पोडोसाइट सेल के ऊपर से जब जाएगा तो वो पोडोसाइट सेल होते हैं बहुत ज्यादा क्या सिलेक्टिव। पोडोसाइट सेल एकदम ब्लड वेसल से वही चीजें सिलेक्ट करके भेजे, यहाँ पर तुम्हारा पता है और इसको हम कहेंगे फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट फिल्टर में क्या होते हैं अभी मैंने बताया था, ठीक है। इसमें बात कर रही है। ये बनते हैं फिर इसके बाद क्या आता है बताओ। फिल्ट्रेट। टोटल कितना बनते हैं, 125 ml बनते हैं पर मिनट में, ठीक है, पर मिनट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 5 ml बनते हैं। ओके, देखो ये फिल्ट्रेशन कब हुआ, कितना हो जाएगा 3 ग्लोमेरुलस से हुआ है, इस तरह कर इसीलिए इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कहते हैं, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तुम्हें अगर मिनट में क्वेश्चन आया तो आंसर लिखना है 125 ml पर मिनट। लेकिन अगर तुम्हें लीटर में या दिन में क्वेश्चन आते हैं तो 180 लीटर पर डे बनते हैं ऐसे फिल्ट्रेट। हमारे बॉडी में टोटल फिल्ट्रेट पर डे कितना बनते हैं, 180 लीटर बनते हैं, टोटल 180 लीटर पर डे ऐसे फिल्ट्रेट बनते हैं। इतना बात समझ में आया। अब सुनो, ये जो पोडोसाइट सेल है, इस पोडोसाइट सेल ने ऐसे मतलब एब्जॉर्प्शन मतलब फिल्ट्रेशन किया। कैसे इतना फिल्ट्रेशन कर पाए, इसके पीछे एक रीजन है, इसके पीछे एक रीजन है। अगर हम एग्जैक्टली स्ट्रक्चर को देखेंगे, मैंने तो एक बहुत टिपिकल स्ट्रक्चर दिखाया। एक्चुअली ये जो पोडोसाइट सेल है ना, इस पोडोसाइट सेल के अंदर अंदर ये कैपिलरी घुस जाते हैं, ठीक है। पोडोसाइट सेल जो है वो पोडोसाइट सेल ऐसा बट ऐसा है, ठीक है। उसका ऊपर से सरफेस एरिया इतना, बोलो इसका सरफेस एरिया ज्यादा है कि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, ऑब्वियसली सेकंड वाला का सरफेस एरिया ज्यादा है। तो ये पोडोसाइट सेल का भी सरफेस एरिया देखो ज्यादा है। सोचो ये है ब्लड वेसल, तो मैंने यहाँ पे यहाँ ब्लड वेसल दिखाया, यहाँ पे पोडोसाइट सेल दिखाया, यहाँ ऐसे रहते नहीं है, यहाँ पे ऐसे नहीं दिखाएंगे तो समझ में आएगा नहीं। तो ये पोडोसाइट सेल और ब्लड वेसल एक्चुअली ऐसे रहते हैं, ऐसे पोडोसाइट सेल ऐसे पकड़ते हैं ब्लड वेसल का ये जो कैपिलरी है, ठीक है। पोडोसाइट सेल्स ऐसे रहते हैं। तो ये जो ब्लड वेसल है देखो, ये पोडोसाइट सेल के अंदर अंदर घुस गया। तो ये पोडोसाइट सेल अगर ब्लड वेसल के कांटेक्ट में ज्यादा रहेगा तो ब्लड वेसल का सरफेस एरिया से जितना भी फिल्ट्रेट आएगा ये पकड़ पाएगा, क्योंकि पोडोसाइट सेल का भी सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। इसीलिए यहाँ पे कैसे रहते हैं, देखो यहाँ पे ये देखो पोडोसाइट सेल ऐसे है, ऐसे पोडोसाइट सेल एक और एक पोडोसाइट सेल ऐसे एक, ठीक है। तो इसके अंदर से ब्लड वेसल ऐसे जाता है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ठीक है। तो इसको सरफेस एरिया ज्यादा मिल जाते हैं। जो जगह में देखो ऐसे ऐसे रीजन बना, तो इस जगह में उसको ज्यादा रीजन मिल जाएगा ना फिल्ट्रेशन होने के लिए। अगर ऐसा होता तो सिर्फ यहां से ही फिल्ट्रेशन होता, लेकिन इसको यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे पोडोसाइट सेल के बीच बीच में ये जो स्पेस बनता है जहां से फिल्ट्रेशन होता है, इस रीजन को कहा जाता है स्लिट पोर और फिल्ट्रेशन स्लिट। इसको कहा जाता है स्लिट पोर और फिल्ट्रेशन स्लिट। यहां से क्या होते हैं, यहां से फिल्ट्रेशन टेक प्लेस, मैक्सिमम फिल्ट्रेशन इसी जगह से होते हैं। दीज आर पोडोसाइट सेल, दीज आर कैपिलरी। बोलो इतना समझ में आए कि नहीं आए। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे होते हैं समझ में आया है कि नहीं आया है। ग्लोमेरुलस क्या करते हैं, उसके बगल में जो मॉडिफाइड उसका एपिथेलियल सेल है वही एक्चुअली फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। कैसे, उसके पास जो भी कोई यहाँ पे कैपिलरी है उस कैपिलरी का एंडोथेलियम लेयर को क्रॉस करके फिल्ट्रेशन को आगे खींचते हैं, ठीक है। ठीक है, यहां अगर ऐसा भी क्वेश्चन आए लिख सकते हो कि यहां अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि पोडोसाइट सेल फिल्ट्रेट क्या क्या चीजें फिल्ट्रेट करते हैं, H2O को फिल्ट्रेट करते हैं, आयन को फिल्ट्रेट करके लाते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट को फिल्ट्रेट करके ला देते हैं जैसे कि ग्लूकोज, एक ही का नाम लिखा है, ठीक है। और किसको करते हैं,
आयन लिखा, H2O लिखा, यूरिया, ठीक है, यूरिया, ये सबको फिल्ट्रेशन करके लाते हैं फ्रॉम द एंडोथेलियम, फ्रॉम द कैपिलरी इनटू, कहाँ ला देते हैं, इनटू द बाउमेन्स कैप्सूल, बाउमेन कैप्सूल के पास ये ला देते हैं फिल्ट्रेशन करके, ठीक है। बोलो इतना हो गया, चलो हो गया, चल गया। अब ये हो गया हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये हो गया हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जहां हमने ये पॉइंट याद रखेंगे 1100 टू 1200 ml जो है पर मिनट में ब्लड फिल्ट्रेट होते हैं, और ब्लड फिल्ट्रेट होने के लिए आते हैं, लेकिन फिल्ट्रेशन कितना बनते हैं 125 ml, ठीक है। फिर हम याद रखेंगे कितना लेयर को क्रॉस करना पड़ता है फिल्ट्रेशन होने के लिए, तीनों लेयर को क्रॉस करना पड़ता है, एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपिथेलियल लेयर ऑफ, मतलब बाउमेन कैप्सूल का जो पोडोसाइट सेल, जो एक्चुअली इसको ही हम कहते हैं पोडोसाइट सेल, पोडोसाइट सेल को क्रॉस करना पड़ता है, ओके। देन हमने समझा कि पोडोसाइट सेल यहाँ पे किस काम के लिए है, फिल्ट्रेशन के लिए है, कैसे प्रेजेंट होते हैं, एग्जैक्टली ऐसा दिखता है, तो फर्स्ट। चलो अब नेक्स्ट देखो रीएब्जॉर्प्शन। सेकेंड में यूरिन बनने के लिए क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होना चाहिए, रीएब्जॉर्प्शन होना चाहिए। सुनो मैंने क्या बोला था, टोटल यूरिन कितना टोटल फिल्ट्रेट कितना बनते हैं 180 लीटर पर डे। तो जितना यहाँ पे फिल्ट्रेट होके आते हैं, जितना यहाँ पे फिल्ट्रेट होके आते, कहाँ गया, जितना यहाँ पे फिल्ट्रेट होके आया दैट इज 180 लीटर पर डे। क्या हमारे यहाँ अगर हम कलेक्टिंग डक्ट देखेंगे, यहाँ से जो यूरिन निकाल के जाते हैं, क्या वो यूरिन भी 180 होते हैं कि दूसरा कुछ होते हैं? यूरिन हम लोग 180 है ना करते, कभी नहीं करते। बॉडी से 180 लीटर ऑफ पानी या यूरिन निकालना आसान बात नहीं है। यहाँ से कितना जाएगा, लगभग 1.5 लीटर यूरिन बनते हैं पर डे। कितना बनते हैं, ओनली 1.5 लीटर ऑफ यूरिन बनते हैं पर डे। तो सोचो एक बार, सोच के बताओ कि यहाँ जो 180 लीटर बना एक दिन में, उसका पास कितना परसेंटेज निकल के आया, बहुत कम परसेंटेज यहाँ पे निकल के आया। 180 लीटर फिल्ट्रेट के अंदर से बस 1.5 लीटर क्या हुआ, यहाँ से यूरिन बन के आया। तो मैक्सिमम पार्ट क्या हो गया यहाँ पे, ये सोचने वाली बात है कि इसके अंदर ऐसा क्या एक्साइटेड स्टेट आर पॉसिबल, उसमें से बस 1.5 यहाँ पे निकल के आए हैं। इसीलिए हम पढ़ेंगे यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन पढ़ने से पहले हमें समझना है 180 लीटर ऑफ पर डे क्या बनते हैं, फिल्ट्रेट बनते हैं। बट यूरिन कितना बनते हैं, यूरिन कितना बनते हैं 1.5 लीटर बनते हैं पर डे एक ह्यूमन बीइंग में। तो ऐसा क्या प्रोसेस चल रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? तो उसके लिए हमें थोड़ा सा और एक बार ध्यान में रखना पड़ेगा जो हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम था। तो यहाँ पे डायग्राम में हमने देखा था ऐसे कुछ ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे नेफ्रॉन में, जिसका इस एब्जॉर्प्शन में बहुत बढ़िया काम है। अभी दिखाते हैं तुम्हें क्या काम है इसका। चलो ये था एक टिपिकल स्ट्रक्चर। अब देखो इसमें मैंने बोला था कि यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल घुस रहा है जिसका नाम हो जाते हैं एफरेंट। देन यहाँ पे बनाते हैं कैपिलरी और ग्लोमेरुलस, देन बाहर निकल के आ जाते हैं। तो बोलो तो यहाँ पे मैंने बोला था कि नहीं लास्ट क्लास में कि ये जो इफरेंट जो आर्टरियोल है, ये इफरेंट आर्टरियोल यहाँ आके पूरा कैपिलरी बनाते हैं इसके आसपास। बोला था कि नहीं बोला था, है ना? जिसका नाम क्या रखा था हमने, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी। लास्ट क्लास में मैंने इसका बात किया था कि नहीं किया था, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी। उसमें देखो मैंने बोला था ये पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी इस पीसीटी के पास भी प्रेजेंट है, इस डीसीटी के पास भी प्रेजेंट है, इस हेनली लूप के पास भी प्रेजेंट है। जो स्पेशल होते हैं वो इस हेनली लूप के पास होते हैं। यही ब्लड वेसल का पार्ट थोड़ा इसी के पास ऐसे घूमते हैं, इसको हम कहते हैं वासा रेक्टा। स्पेशल जो है इसका नाम है वासा रेक्टा, इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है? काउंटर करेंट में पढ़ेंगे। वासा रेक्टा पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी का ही एक पार्ट है। लेकिन ये भी हमें समझना है कि जहां हमने यहाँ पीसीटी देखा, देखो सिर्फ पीसीटी ड्रॉ करेंगे, ठीक है? पीसीटी, चलो ब्लड वेसल को इस कलर से बनाते हैं यहाँ, ओके?
तो इसी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का कुछ पार्ट इस पीसीटी के पास होते हैं, ठीक है। इसी पेरिट्यूबुलर का पार्ट, कुछ पार्ट इस डीसीटी के पास भी होते हैं। तो ये होते हैं पीसीटी, चलो लिख देते हैं, ये होते हैं पीसीटी, ये होते हैं डीसीटी, ये होते हैं ब्लड वेसल इसके पास का, ठीक है। ये होते हैं ब्लड वेसल, किसका पार्ट, पेरिट्यूबुलर का ऑब्वियसली। ये भी होते हैं पेरिट्यूबुल के पास ब्लड वेसल और कैपिलरी। समझ में आया? तो रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है ये कि यहां पे some material are again go into the blood vessel surrounding the tubules मतलब पीसीटी, डीसीटी, हेनलीज लूप, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। जितने सारे ट्यूब्यूल है, उस ट्यूब्यूल के आसपास जितना ब्लड वेसल है, कुछ मटेरियल उस जो ट्यूब्यूल है उस ट्यूब्यूल को छोड़ के कहां चले जाते हैं, ब्लड वेसल में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है रीएब्जॉर्प्शन। बाय रीएब्जॉर्प्शन कुछ मटेरियल पीसीटी से भी ब्लड वेसल में चले आते हैं, डीसीटी से भी ब्लड वेसल में चले आते हैं, हेनली लूप से भी कहां आ जाते हैं, ब्लड वेसल में आ जाते हैं, या तो कलेक्टिंग डक्ट के पास भी जो ब्लड वेसल है उसके पास चले जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हम रीएब्जॉर्प्शन। इसीलिए टोटल 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट यहां बनने के बाद भी सारे के सारे यहां से यूरिन बन के नहीं जाते हैं। इसमें से बहुत सारे मटेरियल इस पीसीटी से ब्लड वेसल में रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, हेनली लूप से फिर से वापस उसके पास जो ब्लड वेसल है उसमें रीअब्सॉर्प्शन हो जाते हैं, और डीसीटी जो है वो डीसीटी से भी ब्लड वेसल में रीअब्सॉर्ब करके चले जाते हैं। इसीलिए धीरे धीरे क्या होते हैं, यूरिन जो है वो कंसेंट्रेटेड होते हैं, या तो यूरिन जो है वो बहुत कम अमाउंट में निकालता है देन द फिल्ट्रेट का अमाउंट। फिल्ट्रेट जहां 180 है वहां पे यूरिन कितना बनेगा, 1.5 लीटर बनेगा। समझ में आया? अब सुनो, इसमें तो रीअब्सॉर्प्शन इतने सारे पार्टों में होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन कहां पे चलता है वो हमें समझना चाहिए, याद रखना चाहिए, ठीक है। देखो, मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन टेक प्लेस इन द पीसीटी, याद रखना है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड जो ट्यूब्यूल है यहां पे सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन होते हैं, जिसमें से 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट reabsorbed by PCT। 70 से 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यहां से ही रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, एंड 99% ऑफ लिक्विड रीअब्सॉर्प्शन हो जाते हैं टोटल, रीअब्सॉर्ब्ड। तब जाके 180 से 1.5 लीटर ऑफ यूरिन बनते हैं पर डे हमारे किससे, किडनी से, ठीक है। अब देखो, जहां पे भी रीअब्सॉर्प्शन होगा, अलग अलग जगह में अलग अलग रीअब्सॉर्प्शन होते हैं, जितना भी रीअब्सॉर्प्शन होगा उस रीअब्सॉर्प्शन को दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। एक होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट रीअब्सॉर्प्शन, और मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, रीअब्सॉर्प्शन वन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है कि नहीं। यहाँ पे नेफ्रॉन से कहां जा रहा है, नेफ्रॉन का अपना वेसल में जा रहा है, तो ये वन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो हो रहा है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, और होता है
पैसिव ट्रांसपोर्ट। सुनो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है और पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है। तो इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब है जहां पे एटीपी चाहिए और जो एनर्जी है वो एनर्जी इज यूज्ड, यहाँ एनर्जी यूज होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे नो एनर्जी यूज, नो एनर्जी यूज, जहां एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होते हैं उस ट्रांसपोर्टेशन को पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। क्वेश्चन आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट होते हैं और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट होते हैं। याद रखना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में Na प्लस K प्लस, कभी सुना है Na प्लस और K प्लस का पंपिंग के बारे में। कोई भी सेल, उसके पास अगर कोई भी सेल बॉडी के कहीं पे भी, न्यूरॉन सेल में ज्यादा नीट के लिए न्यूरॉन सेल में ये चीजें हम पढ़ते हैं। न्यूरॉन का अगर एक सेल है एक्सन का पार्ट, तो इसके बाहर देखो अंदर और बाहर K प्लस Na प्लस, यहां भी K प्लस Na प्लस प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां ना सेल के मेम्ब्रेन में K प्लस के लिए परमिएबिलिटी होते हैं, K प्लस आसानी से जा सकता है आ सकता है, लेकिन इस Na प्लस के लिए कोई परमिएबिलिटी नहीं होते। तो इसको जाने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं Na प्लस K प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं। इस चैनल से ही ओनली ये मूव कर सकता है, लेकिन अकेले नहीं करेगा। जब Na प्लस अंदर से तो बाहर से K प्लस अंदर आएगा। तो क्या होते हैं, अंदर से जब Na प्लस बाहर जाते हैं तो टोटल Na प्लस बाहर जाते हैं कितना, 3, और उसका उल्टा इसी वोल्टेज गेटेड चैनल से बाहर से K प्लस कितना अंदर आते हैं, 2, ठीक है। इसको कहते हैं Na प्लस K प्लस पंपिंग, ठीक है, इसको कहते हैं Na प्लस K प्लस पंपिंग। जब ऐसे Na प्लस K प्लस का पंपिंग चलते हैं तो ये होते हैं एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कोई भी सेल में बोलो तो, कोई भी सेल के बाहर जब Na प्लस जा रहा है तो टोटल कितना जा रहा है, 3 जा रहा है, और अंदर कितना आ रहा है, 2 K प्लस आ रहा है। तो कौन सा आयन जो है वो सेल के बाहर सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन आते मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर, ये लिख के रखो, एक्स्ट्रा सेलुलर आयन कौन सा है, सेल के बाहर कौन सा सेल सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, आंसर होता है Na प्लस, ठीक है। दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन है ये। और अगर क्वेश्चन आते हैं मोस्ट अबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा, मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर आयन क्या हो जाएगा, K प्लस, ठीक है। न्यूरॉन का चैप्टर में ये है। चलो ये बस एक्स्ट्रा मैंने बता दिया। Na प्लस K प्लस पंपिंग, जहां पे भी Na प्लस K प्लस पंपिंग होगा याद रखना है वो किसके लिए कैसे जाएगा, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है। चलो देखो और कौन जाएगा, ग्लूकोज, ठीक है, कुछ टाइप ऑफ एमिनो एसिड, ये सब कैसे जाते हैं, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट रीअब्जॉर्प्शन होते हैं। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम कोई भी सम नाइट्रोजेनस वेस्ट मटेरियल, ठीक है, ये हो जाएगा रीअब्जॉर्प्शन का 2 पार्ट। चलो नेक्स्ट देखो चलो नेक्स्ट देखो, हो गया। देखो क्या बोला था मैंने, यहाँ पे तीनों प्रोसेस से यूरिन बनते हैं। फर्स्ट प्रोसेस था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड प्रोसेस रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड प्रोसेस इज सिक्रेशन। तो यहाँ पे सिक्रेशन में क्या होते हैं, सुनो ध्यान से सुनो, सिक्रेशन में क्या होते हैं। थर्ड है सिक्रेशन, देखो सिक्रेशन का मतलब होता है रीअब्जॉर्प्शन का उल्टा प्रोसेस। रीअब्जॉर्प्शन में क्या हुआ था, नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल से ब्लड वेसल में चला गया था, तो उसमें फिल्टर पे जितना आयन होते हैं, वाटर होता है, ये सब। लेकिन यहाँ पे सिक्रेशन का मतलब होता है सम मटेरियल्स आर secreted from blood vessels into the tubules of nephron.
कुछ चीज ऐसा भी है जो ब्लड वेसल से वापस एक्साइट है। जैसे कि देखो ये अगर बाउमैन कैप्सूल, पीसीटी, हेनली लूप, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, इसमें इसके आसपास, इसके पास भी ब्लड वेसल है, इसके पास भी ब्लड वेसल है, इसके पास भी ब्लड वेसल है, एक ही ब्लड वेसल का कैपिलरी का पार्ट है। तो यहां क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन में हमने देखा था यहां से यहां आ रहा था, अब यहां पे क्या होगा, इस ब्लड वेसल से क्या होगा, फिल्ट्रेट के साथ मिक्स होगा, मतलब ट्यूब्यूल में ये आएगा, पीसीटी, डीसीटी। समझ में आया? इसको कहते हैं सिक्रेशन। सिक्रेशन की वजह से एक फायदा भी होते हैं, सिक्रेशन की वजह से एक फायदा भी होते हैं। देखो नेफ्रॉन का ट्यूब्यूल और जो इसके पास पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी का जो ब्लड वेसल और कैपिलरी का प्लेट है, दोनों ना आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लेते हैं। सिम्बायोटिक इन द सेंस, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते भी कहाँ से बताओ, यहाँ से निकालते थे। बाद जो चीजें नेफ्रॉन में नहीं चाहिए, नहीं तो यहाँ दिखा दो, यूरिन के साथ नहीं निकलना चाहिए, इस वाले में दिक्कत नहीं है। क्या करते हैं, उसको वापस बॉडी में भेज देते हैं, क्योंकि उसको पता है ये सब चीजें बॉडी से बाहर निकालने से अच्छा फिर से ये बॉडी में चले जाए, क्योंकि इतना सारा चीजें बॉडी से बाहर निकालने का कोई जरूरत नहीं है। उसमें से एक है ग्लूकोज। ग्लूकोज को क्या जरूरत है बॉडी से निकालना, नॉर्मल बॉडी में, ठीक है, नॉर्मल जिसका बॉडी, नॉर्मल ग्लूकोज जिसका मात्रा है बॉडी में, उसके बॉडी में यूरिन से ग्लूकोज निकालना बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं है। इसीलिए ब्लड वेसल में जब भी फिल्ट्रेशन करने के बाद पोडोसाइट सेल जो है वो फिल्ट्रेट के साथ ग्लूकोज को ला देते हैं बाउमैन कैप्सूल में, पीसीटी में ही वो सारा ग्लूकोज जो है वो फिर से रिएब्सॉर्ब करके ब्लड वेसल में फेंक देते हैं। तो यहाँ पे ब्लड वेसल देखो एक काम किया बहुत बढ़िया, क्या किया, नेफ्रॉन का जो ट्यूब्यूल है उसमें जो जो चीजें नहीं चाहिए था, नहीं तो जो चीजें यूरिन से निकालना नहीं चाहिए था, वो फिर से वापस ब्लड वेसल में फेंक दिया। तो ब्लड वेसल क्या करेगा, ब्लड वेसल घूमता, कैपिलरी जो है हमारे बॉडी में बहुत जगह फैला हुआ है, जो जो जगह पे वो सारे न्यूट्रिएंट या आयन को चाहिए उस जगह में ट्रांसपोर्ट कर देगा, मतलब मेनली बॉडी टिश्यू में, बॉडी सेल में ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो यहाँ हमारा किसका फायदा हुआ रीअब्जॉर्प्शन के लिए, यहाँ पे हमारा मेनली फायदा हुआ नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन को मौका मिला या एक पोजीशन मिला जहां पे वो चीजें फेंक सकता है, उसी का मौका उठाते उसके पास जो कैपिलरी है, पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी का जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल क्या करेगा, जैसे वो चीजें ले रहा है वापस किस में देगा, इस नेफ्रॉन में देगा। क्यों देगा, ताकि ब्लड वेसल में पीएच, एसिड बेस, ये सब जो बैलेंस है वो ठीक ठाक रहे। इसीलिए सिक्रेशन का मेन काम है, सिक्रेशन हेल्प्स by the secretion the pH level, acid base level is maintained in the blood vessel। बोल सकते हैं ब्लड वेसल के अंदर ये सब चीजों का जो मात्रा है वो क्या रहते हैं, नॉर्मली बैलेंस कंडीशन में रहते हैं। क्योंकि मेनली सिक्रेशन होते हैं कौन कौन चीजों का, सिक्रेटोरी मेन जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स होता है NH3, H प्लस एंड K+, ये तीनों चीज क्या होते हैं, सिक्रेशन होते हैं। ठीक है, याद रखना है ये तीनों चीज सिक्रेशन होके कहाँ जाते हैं, ट्यूब्यूल से, ब्लड वेसल से ट्यूब्यूल में जाते हैं। और जब भी ये सब चीजें चले जाते हैं तब क्या होते हैं, ब्लड वेसल में देखो, जब इसके ब्लड वेसल में जब H+ का मात्रा बढ़ जाएगा, वो थोड़ा सा अगर यहाँ पे दे देते तो इसके अंदर जो एसिडिटी बढ़ वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, बेसिक लेवल एसिड गलत हुआ, मतलब पीएच लेवल मेंटेन हो जाएगा। समझ में आया सिक्रेशन क्या है। चलो ये सब चीजें होने के बाद मतलब एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होने के बाद जब यहाँ से चल रहा था तब यहाँ से कुछ चीजें यहाँ पे भी गया बाय एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन, कुछ चीजें ब्लड वेसल में यहाँ पे दे दिया, तो इससे क्या हो गया, सिक्रेशन। देन यहाँ से जब जाएगा तो यहाँ एक चीजें होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पे सुनो, यूरिया जो है ना, यूरिया साइकिल जो है, यूरिया साइकिल पे चलता है, यूरिया साइकिल कहाँ पे चलता है, यूरिया साइकिल चलता है लीवर में, याद रखना है इसको, लीवर में चलता है यूरिया। अमोनिया से हमारे बॉडी में, ह्यूमन में कहाँ पे, हमारे लीवर में। लेकिन एक बात सुनो, यहां से देखो, यहाँ फिल्ट्रेट होने के बाद
रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन तो ये सब जगह में चलता है ट्यूब्यूल में। इसमें से कोई भी एक जगह ऐसा नहीं छोड़ा, पीसीपी, हेनली लूप और डीसीटी, जहां से यूरिया थोड़ा सा रीअब्जॉर्ब हो सकता है ब्लड वेसल में। लेकिन इस जगह में थोड़ा सा यूरिया क्या होते हैं, रीअब्जॉर्प्शन होते हैं। याद रखो, रीअब्जॉर्प्शन होते हैं। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होने के लिए ये यूरिया यहाँ रीअब्जॉर्ब होके इसके पास जो ब्लड वेसल है वो ब्लड वेसल में चले जाते हैं। फिर ये ब्लड वेसल क्या करेगा, इसको लेके यूरिया हमारे बॉडी में फिर से घूमेगा तो मुश्किल है, क्योंकि यूरिया हमारे बॉडी का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उसको हमारा कोई भी सेल यूज नहीं करेगा। तो यूरिया क्या होगा, यूरिया फिर से ब्लड वेसल इसके पास जो हेनली लूप है वो हेनली लूप में भेज देगा। देन ये हेनली लूप क्या करेगा, फिर से इसको इसी रास्ते से ट्रांसपोर्ट करेगा, फिर यहां से लाएगा। इसमें से कुछ यूरिया यूरिन बन के चला जाएगा, कुछ यूरिया यूरिन बन के चला जाएगा, उसमें से कुछ यूरिया फिर से यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होगा। बोलो तो यहाँ पे थोड़ा सा यूरिया का और एक साइकिल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन इसको यूरिया साइकिल नहीं कहा जाता है, इसको यूरिया रीसाइकिल कहा जाता है। यूरिया रीसाइकिल कहा जाता है, यूरिया रीसाइकिल कहा जाता है, यूरिया रीसाइकिल कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ना ये जो भाषा रेक्टा है और ये जो हेनली लूप है, दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट इसी चैप्टर का सबसे पार्ट है, एक मैकेनिज्म चलता है जिस मैकेनिज्म का नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म समझते हैं उसको क्या कहते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म सुनो, देखो यहां से सब इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें इस काउंटर करंट को फॉलो करना होगा, क्योंकि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो तो काउंटर का मतलब होता है ऑपोजिट, ठीक है, काउंटर का मतलब होता है ऑपोजिट और करंट का मतलब होता है फ्लो। ओके, काउंटर का मतलब है ऑपोजिट और करंट का मतलब होता है फ्लो। कहां पे चलता है ऐसा फ्लो, काउंटर करंट का पूरा जो है फुल फॉर्म हम लिख सकते हैं, द ऑपोजिट फ्लो ऑफ filtrate and blood within tubule of nephron एंड ब्लड वेसल। तुम्हें डिटेल में मैं समझाती हूं कि यहाँ पे कौन सा ट्यूब्यूल में और कौन सा ब्लड वेसल में ऑपोजिट फ्लो चलता है। यहाँ मैंने बहुत बेसिक बात लिखा है कि द ऑपोजिट फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट एंड ब्लड का और फिल्ट्रेट का एक ऑपोजिट फ्लो चलता है। कहाँ पे चलता है, एक तो नेफ्रॉन का ट्यूब्यूल में चलता है, दूसरा ब्लड वेसल में चलता है। यहाँ पे ब्लड वेसल मतलब समझना है वासा रेक्टा। चलो समझते हैं यहाँ पे किसको कहते हैं। ये देखो सिर्फ हेनली लूप को हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हेनली लूप को ड्रॉ करेंगे यहाँ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हेनली लूप को ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया हमारा हेनली लूप। देखो ये हो गया हमारा हेनली लूप। ठीक है, ये हो गया हेनली लूप। हेनली लूप का ये ट्यूब का नाम क्या है, उससे पहले इसके पास जो पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी का ब्लड वेसल है वो भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। दीज वन, ठीक है। चलो देखो ये और ये होगा हेनली लूप का डिसेंडिंग लिम्ब, बोल सकते हैं कि नहीं, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप। दिस वन एंड दिस वन,
ये होते हैं थिन ट्यूब, ये होते हैं थिक ट्यूब, बट दोनों ही असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप, है कि नहीं, है कि नहीं? ओके, यहां पे एक है थिन एक है थिक, बट ये क्या है, असेंडिंग लिम्ब है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, और ये जो है इसका नाम है वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। अब सुनो, ये जो रीजन हमने ड्रॉ किया, ये रीजन कौन सा रीजन में आते हैं किडनी का, कॉर्टेक्स रीजन में, और इसके नीचे जो रीजन है वो कौन सा रीजन में आते हैं, मेडुला रीजन में आते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स बाहर का रीजन है और मेडुला मिडिल का रीजन है, अंदर का रीजन है। अब देखो देखो पहले देखो फिल्ट्रेट, तो ये किसके साथ कनेक्टेड है, किसके साथ कनेक्टेड है, मैंने यहां से ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये किसके साथ कनेक्टेड है, पीसीटी के साथ कनेक्टेड है। तो पीसीटी से कुछ ना कुछ यहाँ पे फिल्ट्रेट आ रहा है। याद रखना है इस कॉर्टेक्स के रीजन में ये जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप है, इस जगह में फिल्ट्रेट का, यहां फिल्ट्रेट का कंसेंट्रेशन कितना है, यहां है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, मिली ऑस्मोल पर लीटर, यूनिट को याद रखना है, ठीक है, मिली ऑस्मोल पर लीटर, ओके, मिली ऑस्मोल पर लीटर कंसेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, ठीक है। अब देखो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, ये डिसेंडिंग लिम्ब यहां पे याद रखो इसको, ये डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू, ये परमिएबल टू अरे यार H2O, ठीक है, किसके लिए परमिएबिलिटी देते हैं, H2O को परमिएबिलिटी देते हैं, कहा, किसके लिए, रीएब्जॉर्प्शन के लिए, रीएब्जॉर्प्शन के लिए। अब मुझे थोड़ा बताओगे कि इस जगह में जितना यहाँ पे जो भी फिल्ट्रेट आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, फिल्ट्रेट आ रहा है, फिल्ट्रेट जब यहाँ आएगा तो वो फिल्ट्रेट के अंदर से H2O बाहर निकलेगा या यहां से H2O यहां घुसेगा, मतलब डिसेंडिंग लिम्ब से H2O बाहर जाएगा या बाहर से H2O अंदर घुसेगा। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, कहां से जाना, ब्लड वेसल में जाना, तो क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है यहां से यहां जाना, अभी तो समझा, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, H2O जाएगा, H2O का परमिएबिलिटी देते हैं। अब बोलो पास कोई एक सॉल्यूशन, उसके अंदर से तुम अगर सोचो उसमें मिक्स है, चीनी है, नहीं तो सॉल्ट है, कुछ भी है, उसके अंदर से तुम पानी अगर बाहर निकालोगे, सिर्फ पानी को H2O को बाहर निकालोगे, तो वो जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा कंसेंट्रेटेड होगा कि डाइल्यूटेड होगा, कंसेंट्रेटेड होगा, कंसेंट्रेटेड होगा, क्योंकि पानी को बाहर निकालेंगे हम। तो यहाँ डिसेंडिंग लिम्ब से पानी जब निकल के जाते हैं, धीरे धीरे ये फिल्ट्रेट कंसेंट्रेशन इसका क्या वाई भी लिख लो, यहाँ पे कितना है, 300 है, जितना नीचे जाएगा कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, 400 हो रहा है, कंसेंट्रेशन और भी बढ़ रहा है, पानी निकल रहा है और वो ब्लड वेसल में घुस रहा है, 500 हो रहा है, और भी नीचे जाते हैं तो 600 हो रहा है, और नीचे जा रहा है तो 800 हो रहा है, और नीचे जा रहा है तो 1100 हो रहा है। मैक्सिमम कंसेंट्रेशन हो सकता है 1200 मिली ऑस्मोल, कहां पे, इनसाइड मेडुला रीजन, मेडुला रीजन में सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट कितना हो सकता है, 1200, उससे ज्यादा नहीं होता है ह्यूमन में, ठीक है, हो गया, इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। पानी निकल रहा है इससे, याद रखो ये परमिएबल टू H2O बट नॉन परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब यहाँ पे NaCl को यहाँ बाहर नहीं जाने देते, अंदर भी आने नहीं देते, कुछ नहीं, सिर्फ पानी को बाहर जाने देते हैं। अब सुनो, अब जितना ये असेंडिंग लिम्ब में जब हम आए, तो असेंडिंग लिम्ब जो है, दिस असेंडिंग लिम्ब का काम कैसा है, ये असेंडिंग लिम्ब क्या करेगा, सुनो, ये असेंडिंग लिम्ब जो है, ये परमिएबल टू NaCl बट नॉट परमिएबल
टू H2O। H2O का परमेबिलिटी नहीं है, लेकिन किसका परमेबिलिटी है? NaCl का परमेबिलिटी है। तो यहां से रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है? यहां से रीअब्जॉर्प्शन होता है NaCl का। तो ये यहां जाते हैं NaCl, कौन बाहर जा रहा है इसका अंदर से? NaCl बाहर जा रहा है। यहां भी क्या जा रहा है? NaCl बाहर जा रहा है। अब यहां से और एक क्वेश्चन आते हैं। एक मैंने दिखाया थीन मेम्ब्रेन से थिक ट्यूब निकाल रहा है, और मैंने यहाँ पे और एक दिखाया थिक ट्यूब से भी जा रहा है। तो यहां तुम्हें याद रखना है कि यह जो थिक ट्यूब है, यहां से जो NaCl निकल के गया, थिक ट्यूब से जो NaCl निकल के गया, उस जगह में एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ओके। और थिन ट्यूब से जो NaCl निकल रहा है, इस जगह में क्या हो रहा है? पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ NaCl, और यहां एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ NaCl सॉरी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ NaCl। बोलो, इतना समझ में आए? ठीक है, अब सुनो, जब ऐसे कोई एक सॉल्यूशन के अंदर से तुम इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकालोगे, मतलब NaCl को निकालोगे, वो जो कंसेंट्रेटेड एक सॉल्यूशन है वो डाइल्यूटेड होगा कि मोर कंसेंट्रेटेड हो जाएगा? अगर हम कोई एक सॉल्यूशन उसके अंदर से पानी निकाल देंगे तो वो ज्यादा कंसेंट्रेटेड होगा, और अगर उसी सॉल्यूशन के अंदर से हम इलेक्ट्रोलाइट मतलब NaCl को ही अगर बाहर निकाल देंगे तो फिर से उसका अगर इसको टारगेट आ जाए तब तो ये जो 1200 हो चुका था उसका कंसेंट्रेशन धीरे धीरे हटने लगेगा, और जितना ऊपर जाएगा उसका कंसेंट्रेशन कम होने लगेगा। 800 जितना NaCl बाहर जा रहा है वो क्या हो रहा है? कंसेंट्रेशन कम होने लगा। 400 और कॉर्टेक्स में जाके कितना हो जाएगा? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। इतना समझ में आया है? ओके, अब बोलो तो ये जो हेनली लूप है, इस हेनली लूप में इधर से फिल्ट्रेट का मूवमेंट है, इसी हेनली लूप का ये जो यहाँ पे ट्यूब दिख रहा है असेंडिंग, इसका मूवमेंट यहाँ पे है ना? तो यहाँ किसका मूवमेंट चल रहा है? फिल्ट्रेट का। फ्लो को हम क्या बोलते हैं? करंट। तो यहाँ पे ऑपोजिट मूवमेंट है कि नहीं इसका? तो इसको हम ऑपोजिट मूवमेंट और इसको काउंटर करंट बोल सकते हैं। एक काउंटर करंट हमारा निकल के आया, ठीक है। चलो, काउंटर करंट mechanism include एक opposite flow of filtrate in both in descending and ascending limb, in descending and ascending limb of हेनलीज लूप। एक हुआ, ये बात समझ में आया है कि नहीं आया है? बोलो पहले, बोलो पहले, ये बात समझ में आया? ठीक है, अब सुनो, अब देखो, जब ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, इस डिसेंडिंग लिम्ब से जब H2 बाहर निकल रहा था, वो H2 रीअब्सॉर्ब होके कहाँ जाता है? भासा रेक्टा में जाता है कि नहीं? ठीक है, तो याद रखो, पहले इसमें शुरू करते हैं, पहले यहां से शुरू करते हैं। ये जो भासा रेक्टा है, वासा रेक्टा के इस जगह में कंसेंट्रेशन होता है। यहाँ पे क्या है? इसके अंदर क्या है? फिल्ट्रेट नहीं है, इसके अंदर क्या है? ब्लड है। तो इस ब्लड का इस कॉर्टेक्स के रीजन में इसका भी कंसेंट्रेशन होता है 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। अब ये इसके अंदर से ना ब्लड जितना इस मूवमेंट में फ्लो करता है, तो इसके बगल में किसको मिलता है? क्या मिलता है उसको? NaCl मिलता है। जब NaCl ये निकल रहा है तो ये NaCl यहाँ पे पहुंचते हैं ना, रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ही हम समझते हैं, ये ट्यूब्यूल से वो ब्लड वेसल में आएगा। तो जो NaCl इस असेंडिंग लिम्ब में छोड़ा था, वो NaCl इसके अंदर घुस रहा है। इसका कंसेंट्रेशन था कितना? 300 मिलीऑस्मोल। अब अगर ब्लड वेसल में तुम ज्यादा से ज्यादा NaCl भरोगे तो उसका कंसेंट्रेशन बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। देखो 300 था, जितना ब्लड नीचे जा रहा है उतना NaCl को ले रहा है, तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन 400, यहाँ और भी बढ़ेगा 500, और भी बढ़ेगा 600, और भी बढ़ेगा 800, और भी 1100, मैक्सिमम कितना होगा?
1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर। बात समझ में आया? किस लिए कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है? क्योंकि वो क्या ले रहा है, NaCl को इनगाल्व कर रहा है, NaCl को टेक कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बगल में जो नेफ्रॉन का ट्यूब्यूल है वो NaCl निकाल रहा है, रीअब्जॉर्प्शन का जरूरत है। सुनो अब देखो, अब ये फ्लो इधर से चल रहा है, अब ये ब्लड वेसल का फ्लो इधर जाएगा। जितना ये ब्लड वेसल ऊपर चलते हैं, बोलो तो ये डिसेंडिंग जो लिम है वो क्या छोड़ा था, H2O। तो ये ब्लड वेसल को क्या लेना पड़ेगा, H2O लेना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, अगर ये ब्लड वेसल H2O लेते हैं तो इसका कंसेंट्रेशन बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो देखो 1200 था, अब धीरे धीरे करके कैसे कंसेंट्रेशन इसका कम होने लगेगा, इसका कंसेंट्रेशन कम होने लगेगा। 1100 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ जाके 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जब हेनली लूप के जो डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्स है, वो लिम्स जो भी कुछ चीजें रिअब्सॉर्ब करने के लिए छोड़ रहा था, उसके पास जो ब्लड वेसल है उसमें भी फ्लो देखो, एक ब्लड वेसल का फ्लो, ब्लड का फ्लो इधर चल रहा था और यहाँ पे यहाँ चल रहा था। अब मुझे बताओ, ये दोनों जो वासा रेक्टा है, इस दोनों वासा रेक्टा में ब्लड का फ्लो, करंट, ये जो फ्लो है वो ऑपोजिट है कि नहीं? तो सेकेंड हम काउंटर करंट मैकेनिज्म में सेकेंड हम लिख सकते हैं, सेकेंड लिख सकते हैं ऑपोजिट फ्लो ऑफ ब्लड इन वासा रेक्टा। वासा रेक्टा में भी ऑपोजिट फ्लो चलता है और कंसंट्रेशन मेंटेन करता है। ठीक है, ओके। ये भी बोल सकते हैं यहां फिल्ट्रेट का फ्लो इधर है और यहां ब्लड का फ्लो इधर है, ये भी एक ऑपोजिट फ्लो है। यहां पे इस जगह में फिल्ट्रेट का फ्लो इधर है, ब्लड वेसल में ब्लड का फ्लो इधर है। तो हम थर्ड पॉइंट में लिख सकते हैं काउंटर करंट ऑफ descending limb and vasa recta and ascending limb and vasa recta बोल सकते हैं। तो तीनों जगह में हमें ऐसे कंसेंट्रेशन को कंट्रोल करते हुए हमें दिखाई दिया, तीन जगह में ऐसे काउंटर करें। हाँ बोलो, अगर क्वेश्चन में आते हैं सबसे मैक्सिमम कंसेंट्रेशन कहाँ होते हैं, मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट ही लिखो, ब्लड भी लिख सकते हो। फिल्ट्रेट कहाँ पे हो रहा है, आंसर लिखना है इन मेडुला में हो रहा है, और वो कितना जा सकता है, मैक्सिमम 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर जा सकता है। और मिनिमम अगर पूछे तुम्हें, मिनिमम कंसेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट अगर क्वेश्चन पूछे तुम्हें तो कहाँ होगा, क्या होगा आंसर, इन द क्या होगा, कॉर्टेक्स। और ये कितना है, लगभग 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर होता है। चलो याद रहेगा। हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, रेगुलेशन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। रेगुलेशन ऑफ यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन में यूरिनरी सिस्टम कैसे रेगुलेटेड होते हैं। चलो पहले तुम्हें समझना है रास, दूसरा तुम्हें समझना है एएनएफ मैकेनिज्म, और समझना है रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, रोल ऑफ
हाइपोथैलेमस। चलो फास्ट देखो, रास। रास का फुल फॉर्म है, कोई बता सकते हो? रेनिन। रेनिन स्पेलिंग में ध्यान देना, एक ही एन है, ठीक है। और एक रेनिन होते हैं RENNIN, वो इन्फेंट में होते हैं। मिल्क का जो प्रोटीन है केसिन, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जो हमारे बॉडी में, एडल्ट के बॉडी में नहीं होते। छोटे बच्चे, इन्फेंट जो अभी भी मिल्क पीता है, उस बच्चे के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में रेनिन रिलीज होता है। उस स्पेलिंग का होगा RENNIN, ठीक है। जब तुम्हें ऐसे रेनिन से कोई क्वेश्चन देगा ना, वो रेनिन में तुम्हें ऐसा ऑप्शन में भी मिलेगा। तो ये अगर ये रेनिन है तो ये होते हैं इन्फेंट में, इसका काम है डाइजेस्ट करना। डाइजेस्ट करना किसको? केसिन जो प्रोटीन है, वो केसिन प्रोटीन को कहा? मिल्क के अंदर, ठीक है, मिल्क के अंदर। लेकिन ये रेनिन है हार्मोन, जो हमारे किडनी में प्रोड्यूस होते हैं, ह्यूमन के किडनी में प्रोड्यूस होते हैं। रेनिन, R फॉर रेनिन, A फॉर एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन, और A फॉर एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। चलो सुनो ध्यान से, देखो किडनी के अंदर जो इफरेंट आर्टरियोल था, उस जो एफरेंट आर्टरियोल था, वो एफरेंट आर्टरियोल के पास कुछ टाइप का सेल होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग जेजी सेल, ठीक है। एफरेंट आर्टरियोल के पास जेजी सेल प्रेजेंट होते हैं। तो यहां रास में शुरू कब होगा? देखो, व्हेन GFR इज लो, जब कम होता है, ठीक है, लो। GFR रेट लो मतलब क्या है? देखो तो एक बार पीछे जाते हैं, इसको हमने कहा था, ये जो जितना निकल के आते हैं 12, और एक पेज था, रुको, जहां पे मैंने बोला था GFR, भूल कौन सा था, ठीक है। जितना यहाँ पे फिल्ट्रेट होके आते हैं 125 ml पर मिनट, तो इसको हम GFR कहते हैं ना, है ना। बोलो तो यहाँ ब्लड वेसल में जितना ज्यादा ब्लड वेसल फ्लो होगा, उतना ज्यादा तो फिल्ट्रेशन होगा ना। लेकिन अगर बॉडी में ब्लड वेसल से ही ब्लड जल्दी से नहीं आ रहा है, तो ये GFR रेट बढ़ेगा। देखो यहाँ है, सोचो पोडोसाइट सेल, और इसके बगल से ब्लड वेसल जा रहा है, तो ब्लड वेसल के अंदर से ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा, तब जाके पोडोसाइट को ज्यादा फिल्ट्रेशन मिलेगा ना। तो अगर फ्लो ही ज्यादा नहीं है, तो यहां कैसे जाएगा? इसीलिए GFR रेट जब कम है, जब बॉडी में GFR रेट कम है, तो हम समझ सकते हैं इस टाइम BP भी लो है। BP मतलब है तुम्हारा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर अगर कम है, तब तो ब्लड धीरे धीरे जा रहा है। ब्लड जब धीरे धीरे जाएगा, उतना कम फिल्ट्रेशन होगा। जब ऐसा कंडीशन होते हैं, तो जो जेजी सेल ऑफ एफरेंट आर्टरियोल है, इस टाइम क्या होते? जेजी सेल्स ऑफ एफरेंट आर्टरियोल्स सिक्रेट ए हार्मोन, एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिसका नाम है रेनिन, ये रेनिन सिक्रेट होने के बाद एंजियोटेंसिन नाम का एक केमिकल सिक्रेट होते हैं, एंजियोटेंसिनोजेन नाम का एक केमिकल सिक्रेट होते हैं, एंजियोटेंसिनोजेन सिक्रेटेड बाय लिवर। हमारे लिवर में ऐसे केमिकल सिक्रेट होते हैं जो एक्चुअली होता है इनएक्टिव। कैसा है? जो एक्चुअली होते हैं इनएक्टिव। ओके, तो ये लिवर से सिक्रेट होकर ब्लड वेसल में तैरता है, उस टाइम ये रेनिन यहां इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं और इस एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में बदलते हैं। ये एंजियोटेंसिन फर्दर मोर एंजियोटेंसिन 2 में बदलते हैं, एंजियोटेंसिन 2 में बदलते हैं। इतना बात समझ में आया? ठीक है, अब सुनो, जब एंजियोटेंसिन 2 बन चुका है फ्रॉम एंजियोटेंसिन 1 बाय द एक्शन ऑफ रेनिन, किसके ऊपर? एंजियोटेंसिनोजेन के ऊपर, जो बना था लिवर से। ये
सॉरी, ये एंजियोटेंसिन जो है ये जो देखो, ये जो एंजियोटेंसिनोजन 2 है इसका दो फंक्शन है, इसका दो फंक्शन है। एक, ये काम करते हैं वैसो कंस्ट्रिक्टर का, एक ये काम करते हैं वैसो कंस्ट्रिक्टर का, और काम और एक इसका है ये स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट द, बोलो, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स कहां पे प्रेजेंट है? ये देखो, अगर ये हमारा किडनी है, ये देखो कैसा किडनी बन गया, एक्सीडेंटेड किडनी बन गया किडनी। इस किडनी के ऊपर ऐसे ऐसे एक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, इसका नाम होते हैं, बोलो ना, एड्रिनल। ठीक है, इसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड, है ना। तो ये एड्रिनल ग्लैंड का दो रीजन है, अंदर का रीजन का नाम है मेडुला, बाहर का जो रीजन है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स। तो ये जाके किसको स्टिमुलेट करेगा? एड्रिनल का कॉर्टेक्स को, टू रिलीज और टू सीक्रेट एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट करने में हेल्प करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा। कौन सीक्रेटेड होगा? एल्डोस्टेरॉन सीक्रेटेड होगा। ठीक है, अब देखो बॉडी में कितना कॉम्प्लेक्स हमारा बॉडी है। अब ये एल्डोस्टेरॉन कहां से सीक्रेट हो रहा है? यहां से सीक्रेट हो रहा है। ये एल्डोस्टेरॉन यहां से सीक्रेट होने का बाद इस किडनी में घुसेगा। किडनी का जो नेफ्रॉन है उस नेफ्रॉन में स्पेशली जो डीसीटी है उस डीसीटी में जाके स्टिमुलेट करेगा। ये एल्डोस्टेरॉन एक्चुअली क्या करेगा? हेल्प्स, अच्छा, स्टिमुलेट करेगा किसको? अच्छा, कलर चेंज करते हैं, रुको। स्टिमुलेट द डीसीटी टू रीएब्सॉर्ब, अच्छा, फॉर रीअब्जॉर्प्शन लिखो, चलो, फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड Na+। अब देखो, बोलो तो ये एक पाइप है, इस पाइप में अगर पानी कम है तो फ्लो कम होगा। अब यही पाइप में अगर हम, इसी पाइप में अगर हम पानी ज्यादा भर देंगे तो इसमें फ्लो ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इस पाइप का नाम रखो हमारा ब्लड वेसल, किसके पास है? डीसीटी के पास है। अगर इस डीसीटी से ज्यादा पानी यहां घुसेगा तो ये ब्लड वेसल के अंदर से फ्लो ज्यादा बढ़ेगा। जब ज्यादा बढ़ेगा तब बोलो तो बीपी हाई होगा कि नहीं? जब बीपी हाई होगा बोलो तो किडनी में जीएफआर रेट भी बढ़ेगा कि नहीं? तो रास सिस्टम का काम है लो बीपी या लो जीएफआर को हाई जीएफआर में बदलना। समझ में आया है? अब ये बात तो हो गया। देखो, इसीलिए इसका नाम इतना खतरनाक है, आर रेनिन यहां है। ठीक है, दूसरा एंजियोटेंसिन, ये देखो एंजियोटेंसिन कहाँ गया? एंजियोटेंसिन, ये एंजियोटेंसिन 1 एंड एंजियोटेंसिन 2, इसके लिए इसका नाम है एंजियोटेंसिन। देन एल्डोस्टेरॉन, ये देखो मेन काम तो एल्डोस्टेरॉन करेगा, डीसीटी को कौन स्टिमुलेट करेगा? एल्डोस्टेरॉन करेगा, इसीलिए इसका नाम रास हुआ है। अब देखो, दूसरा काम है वैसोकंस्ट्रिक्टर। वैसोकंस्ट्रिक्टर मतलब है जब कोई ब्लड वेसल के जो लाइनिंग है वो इतना चौड़ा है, जब इतना चौड़ा है बोलो तो इसमें क्या होगा? बीपी हाई होगा कि लो होगा? एक ट्यूब, ठीक है, उसके अंदर तुमने लूमेन को बहुत बड़ा कर दिया तो पानी तो धीरे धीरे जाएगा ना, लेकिन उस लूमेन को तुम छोटा कर दो पानी बहुत फोर्सफुली जाएगा। तो ये ब्लड वेसल को क्या करते हैं? ये ब्लड वेसल को, ये जो ये एंजियोटेंसिनोजन 2 इस ब्लड वेसल को छोटा कर देते हैं, इसका लूमेन को। जब इसका लूमेन छोटा हो जाएगा लो बीपी क्या होगा? हाई बीपी हो जाएगा, हाई बीपी में बदल जाएगा। और हाई बीपी का मतलब हम समझ सकते हैं जीएफआर रेट भी बढ़ जाएगा। ये काम को वैसोकंस्ट्रिक्शन कहा जाता है। वैसोकंस्ट्रिक्शन, वैसो मतलब है ब्लड वेसल, कंस्ट्रिक्शन मतलब होता है छोटा कर देना। तो यहाँ पे लूमेन को छोटा किया इसीलिए इसको बोलते हैं वैसोकंस्ट्रिक्टर। बोलो, रास से कैसे रेगुलेटेड होते हैं यूरिनरी सिस्टम, समझ में आया? बाकी जो दोनों बाकी रह गया वो दोनों हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक है एएनएफ सिस्टम और एक है हाइपोथैलेमस का फंक्शन।